नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। तो बता दें आपको कि आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्योंकि तमाम राज्यों में लगातार वोटिंग जारी है। इसी के साथ ही बता दें आपको कि बिहार जैसे राज्य में आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और देखा जा रहा है कि तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं बता दें आपको कि 8 प्रदेश 58 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। मतदान केंद्रों में लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। 24 का रण किसके हाथ लगेगा ये देखना होगा। लेकिन बता दें आपको कि 8 प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह से लगातार वोटिंग जारी है और यहां पर तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है, तो वहीं दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी मतदान जारी है। तो बता दें आपको कि लगातार 24 के रण में किसके हाथ विजय लगेगी ये देखना होगा। लेकिन सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटर्स की भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने अपने वोटर्स के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अपने मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए शेख खान संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आज 8 लोकसभा सीटों पर बिहार की मतदान होगा। क्या कुछ लग रहा है आपको कि इन सीटों पर समीकरण है, किसकी साख दांव पर लगी हुई है, कहां पर किस तरह का समीकरण नजर आने वाला है? यह बिहार के जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है सुबह 6 बजे से, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। बीजेपी और इसके अलावे जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, इसके अलावे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, इन सबके बीच में जो है मुकाबला है। मुकाबला जो है इंडिया वर्सेज एनडीए का है, लेकिन अगर उम्मीदवारों की बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और इसके अलावा गोपालगंज और महाराजगंज में मतदान हो रहा है। और अगर एक एक सीट की अगर यहाँ पर आपको बात करें तो संजय जायसवाल को बीजेपी ने जो पश्चिमी चंपारण से टिकट दिया है, वही पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को उम्मीदवार अपना बनाया। राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने नेता हैं और लगभग कई दफा से वहां पे सांसद भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। उसको वहां पर फिर से बीजेपी ने जो है अपनी दाव लगाई है और उनको टिकट दी है, राधा मोहन सिंह को। और इसके अलावा अगर अन्य सीटों की अगर बात करें तो शिवहर में जो है एक जबरदस्त प्रत्याशी को उतारा गया है। हालांकि वो जेडीयू ने वहां पर टिकट दिया है लवली आनंद को। दरअसल लवली आनंद जो है वो आनंद मोहन की पत्नी है। वही आनंद मोहन जो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में जेल में बंद थे और अभी कुछ ही महीने पहले उनको पैरोल पर छोड़ा गया है। तब से वो लगातार जेडीयू के समर्थन में वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और नीतीश कुमार के साथ मंच पर भी आनंद मोहन देखे गए थे, जो को अभी जेल की सजा काट रहे थे और पैरोल पे अभी बाहर हैं। इसके अलावे जो है अगर अन्य सीटों की बात करें तो सीवान में विजय लक्ष्मी को वहां पर टिकट दिया है जदयू ने। और इसके अलावा बिहार के गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन प्रत्याशी हैं, वो भी जेडीयू के प्रत्याशी हैं। पहले भी उनको जेडीयू ने टिकट दिया था और वो वर्तमान में सांसद हैं और एक बार फिर से जेडीयू ने उनको अपना एक एक सीट पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन शेख खान भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। शेख खान, आज अनंतनाग और राजौरी में लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? क्या वोटर्स इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्या स्थिति है? आपको बताते चलूं कि आपको मालूम है किसके सर पे ताज सजेगा, वो आने वाला टाइम ही बता देगा। मगर अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, 35% आनंद राजौरी सीट पे वोटिंग हुई है। और जैसे आपने देखा आज कश्मीर में गर्मी बढ़ गई, आज दिन में बड़ी गर्मी थी, उसी के साथ साथ हमने देखा कि सियासी गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और देखा जाएगा कि वोटिंग 35% हुई है। और अब इसके साथ साथ एक न्यूज आ रही थी, जैसे आप सबको मालूम है कि महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया था और मगर वोटिंग कंटिन्यू और जारी और सारी है। और महबूबा मुफ्ती ने भी अपना वोट कास्ट किया 1 घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद भी। अभी वोटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, सिक्योरिटी फोर्स के कड़े इंतजाम है और वोटिंग परसेंटेज 35% हो चुका। जी,
शेख खान, किस तरह के मुद्दे लेकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरफ झुकाव है, क्या कुछ समझ आया अभी तक? देखो, अगर बात करेंगे लोगों के मुद्दे हर वक्त यही रहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने युवाओं से बात की और युवाओं से बात करने की कोशिश भी करते हैं। उनके जो मुतालबे हैं, उनका यही कहना है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है कश्मीर घाटी में, वो कब तक खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपना वोट देते हैं ताकि हमारा नेता चुने, वो नेता इस बेरोजगारी को खत्म करे। और साथ के साथ यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे पे भी बड़ा लोग बातचीत करते हैं कि महंगाई का मुद्दा भी खत्म होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, कहीं ना कहीं ऐसा लीडर आना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए इस देश को संभालने के लिए जो इस महंगाई को कम करे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट में भी लोग बड़े फोकस कर रहे हैं। देखो, अगर बात की जाएगी डेवलपमेंट की, अभी भी लोग यहाँ पे पानी, रोड, सड़कें, बिजली की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट की। जब आप इस 21वीं सदी में आप रोड मांग रहे हो, बिजली की डिमांड है, आपकी स्कूल की डिमांड है, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़े मुतालबे हैं। तो इसीलिए वोट कास्ट करने के लिए बड़े लोग घर से बाहर आए हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाए। जी जितेंद्र, हम शिवहर लोकसभा सीट की बात कर रहे थे, तो जब हम शिवहर की बात करते हैं तो पहला यहाँ पर जो रितु जायसवाल हैं, उनके पति आईएएस ऑफिसर हैं, और जब हम लवली आनंद की बात करते हैं तो उनके पति एक आईएएस ऑफिसर की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं वो वोटर्स को प्रभावित नहीं करते हैं? बिल्कुल नेहा, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि एक दूसरी जो प्रत्याशी है राजद के ओर से, जो रितु, वो जो है वहां पर प्रत्याशी हैं जिनके पति खुद जो है आईएएस अधिकारी हैं, और लंबे समय तक जो है राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द में उनकी नजदीकियां देखी गई है, और आरजेडी से लंबे समय तक उनका संबंध जो है वो रहा है। और लालू प्रसाद यादव के जो चारा घोटाला जो था उससे भी इनकी कड़ी जुड़ती है। वही अगर लवली आनंद की अगर बात करें तो लवली आनंद जो है आनंद मोहन की पत्नी है, और आनंद मोहन खुद जो है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस अधिकारी के हत्या का रूप में जो है वो जेल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो एक तरीके से जो बड़े जो चेहरे होते हैं जिनका जनता के बीच में नाम तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर आपराधिक जो छवि जो होती है और एक उनका आपराधिक जो पहचान होता है, तो बिहार में अक्सर इस चीज को लोग ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, और बाहुबली के नाम पर या बड़ा कद्दावर नेता के नाम पर, या उसका अगर खासकर किसी जाति विशेष से अगर संबंध होता है, या यादव समाज से हो, राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, या किसी भूमिहार समाज से हो, तो लोग उसको जो उसकी जो पुरानी जो आपराधिक जो छवि रहती है उसको छोड़ करके और उसके जाति और उसकी जो कद काठी होता है उसके ऊपर लोग वोट जो है कर देते हैं। और यही कारण है कि आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, सपा हो, या फिर कांग्रेस हो, इस तरीके के उम्मीदवारों को अक्सर चुनाव में टिकट देते हैं। और इसलिए शिवहर सीट पर जो है मुकाबला इस बार काफी कांटे की टक्कर है। लेकिन लवली आनंद की बात करें तो लवली आनंद जो है लंबे समय से चुनावी मैदान में चुनाव अपनी भाग्य की जो है वो किस्मत जो आजमाते रहे हैं। पहले भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ी है। आनंद मोहन जब गोपाल में से जो चुनाव लड़ रहे थे विधायक के, उस वक्त भी लवली निगम जो है आनंद उन्होंने प्रचार प्रसार किया था आनंद मोहन के लिए, और लंबे समय से वो राजनीति में रही हैं। और दोनों जो है उन्होंने पीपा करके जो उन्होंने एक पार्टी भी जो है ज्वाइन किया था, और उस समय से जो है ये लोग राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन जब देखे कि लंबे समय से बिहार की राजनीति जो है सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही जो है वो अपनी राजनीतिक जो है रणनीतियां जो है बिहार के अंदर में बन रही है और चुनाव जीतते रहे हैं, तो उसके बाद से आनंद मोहन को लगा कि अगर वो क्षत्रिय समाज के रूप में एक अपनी पार्टी का गठन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो भी अपने आप को जो है एक जातिगत पार्टी के तौर पर बिहार में अपने अस्तित्व को जमा पाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव को लग रहा था कि अगर आनंद मोहन इस तरीके से लगातार अगर उभरते हैं और क्षत्रिय समाज में अगर मजबूती बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। और इसी के बाद से जो राजनीतिक जो घमासान शुरू हुआ, और उसके बाद से हालांकि आनंद मोहन की तरफ से कहा जाता है कि वो उस जहाँ पे जिस कृष्णैया की हत्या हुई थी दरअसल पब्लिक मॉब थी और उनके द्वारा पीट पीट करके उनकी हत्या की गई थी। लेकिन दरअसल उसमें लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, तो उन्होंने एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीतिक रूप ले लिया और इसका एक आरोप जो है वो आनंद मोहन के ऊपर लग गया। और
तब से आनंद मोहन जो है वो जेल में थे और फिलहाल जो है पैरोल पे बाहर है। तो इसलिए जेडीयू जो है उनको टिकट उनकी पत्नी को दिया है। नीतीश कुमार जो है अपने जो आनंद मोहन के जो पिताजी हैं उनसे अपने जो उनके जो रिश्ते हैं वो सार्वजनिक मंच पे भी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जो आनंद मोहन के जो पिताजी थे वो काफी करीबी थे नीतीश कुमार के और वो उनका बहुत मान सम्मान करते थे। और शायद लगता है कि इसी कारण से आज जो है आनंद मोहन की पत्नी को टिकट जो है जेडीयू ने दिया है। पैरोल पर उनको बाहर भी किया गया ताकि लालू प्रसाद यादव के समय में जो कुछ भी उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ कम से कम जो है उसका एक तरीके से मुकाबला भी कर सकें और जनता के बीच में भी एक संदेश दे सकता है कि जंगल राज में सिर्फ जो है लोगों की हत्याएं ही नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है कई सारे ऐसे उभरते नेताओं को भी दबाने का प्रयास जो है वो किया गया। इस बार एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, इस चुनाव में इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए शिवहर जो है दरअसल वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है, लेकिन अगर एआईएम जो है अगर आप प्रत्याशी अपना उतारा है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि बीजेपी के बहुत कम ही ऐसे वोटर हैं जो मुस्लिम हैं और वो उनको वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एआईएम का प्रत्याशी अगर वहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है तो जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। वहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सबसे यहाँ पर आरजेडी है और आरजेडी को मुसलमान वहाँ पर मतदान करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के बीच में आरजेडी की थोड़ी बहुत बिहार के अंदर में पकड़ है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा है वो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया था और तब से जो है वो मुसलमानों के बीच में हीरो बन गए और यही कारण है कि मुसलमान आरजेडी को वोट देते रहते हैं। लेकिन एएन के प्रत्याशी के उतरने के बाद से जो आरजेडी के जो मुस्लिम जो वोटर है, जो कट्टर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ अपना रुख करेंगे, तो इसका सबसे लाभ जो है वो जो जेडीयू उम्मीदवार है लवली आनंद उनको मिल सकता है। साथ जुड़े शेख खान, इस बार बीजेपी की ओर से अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया, अंदरूनी तौर पर भले ही समर्थन दिया जा रहा हो, तो इसको लेकर क्षेत्र में किस तरह की चर्चाएं हैं और क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है चुनाव पर? अगर देखा जाए कि बीजेपी ने जो अनंतनाग राजौरी सीट पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, बारामूला की बात करें, सिर्फ सीट की बात करें, बारामूला सीट की बात करेंगे, बताऊं कि जम्मू रीजन है, जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वहां पे कांग्रेस भी, क्योंकि जब इंडिया अलायंस के साथ साथ आपको मालूम ही है कि जो जम्मू डिवीजन है वहां पे कांग्रेस लड़ रही है और जो कश्मीर डिवीजन है वहां पे एनसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन कुछ टाइम से पहले जब ये वोटिंग के कैंपेन माफ कीजिएगा, ये जो इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हुए उस टाइम पे बीजेपी बिल्कुल सामने नहीं आई ना, अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब इलेक्शन नियर बाई थे तो उन्होंने ये किया कि अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, अल्ताफ बुखारी की पार्टी को सपोर्ट किया। जैसे कि अगर आप अनंतनाग राजौरी की बात करें, जफर मनान साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी ने ओपनली साथ दिया है। तो हमने बीजेपी के उम्मीदवारों से ये पूछने की कोशिश की आपने क्यों हाथ खड़े कर लिए, क्या अभी आप कश्मीर में मजबूत नहीं हो, क्या आपने अपनी कैंडिडेट, उन्हें ये नहीं बता कि हमारा पल्ला और बैट चलेगा इस बार यहाँ पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा है कि जो स्ट्रांग उनका था वो जम्मू डिवीजन था और कश्मीर डिवीजन कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि उनके पक्ष में नहीं था। और दूसरी बात अगर हम की जाए, जो कश्मीर घाटी में भी वोट है रीजनल पार्टीज की ज्यादा तरफ जाते हैं। जब हम पहले से ही देखते आ रहे हैं इस मार्ग के, जब हम सर्वे करते हैं उस टाइम पे यही हमें सर्वे में पता चलता है जो मैक्सिमम वोट्स है वो रीजनल पार्टीज को जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ नौजवान भी है, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसा लगा उनको ये इलेक्शन और कितनी डिफरेंस लगी उनसे। आपका खैर मकदम करते न्यूज वाचिंग। आप मुझे बताइए कि इससे पहले भी वोटिंग होती थी, 370 के बाद पहली बार वोटिंग हो रही है, क्या आपको डिफरेंट लग रहा है इस वोटिंग में और क्या आपने फर्क महसूस किया? जी सर, पहले मैं बता दूं कि अगर हम आज इस इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे तो सुबह सवेरे से ही लोग जो है वो बाहर निकलकर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ पे इस वक्त वोटिंग जो है वो जारी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जो नौजवान है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए वोट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करेंगे पीने का पानी, बिजली, सड़कें, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन यहाँ के यूथ अब ये चाहता है कि हम उस उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो हमारा आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। और पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत बड़ी शान है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई बात उठाया जाए
उठाया जाए तो वो हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। तो यहाँ का नौजवानों का भी यही कहना है कि हम उस नुमाइंदे को चुने जो पार्लियामेंट में हमारी बात उठाए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। यहाँ के नौजवानों का भी यही कहना है कि हम पार्लियामेंट उस नुमाइंदे को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़े, जो नौजवान है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए लड़े, तो इसीलिए नौजवान आज वोट कर रहे। आज आपने अपना वोट कास्ट किया? जी सर, हमने अपना वोट कास्ट ठीक है किया। शेख खान, रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, दोपहर 1 बजे तक 39% बिहार में मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, 1 बजे तक 36% मतदान, तो वही हरियाणा में 1 बजे तक 36% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 35% मतदान हुआ है और झारखंड में 43% मतदान हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 34% मतदान हो चुका है। ओडिशा में 1 बजे तक 35.69% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 37.23% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, मतदान 1 बजे तक कितना प्रतिशत हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 54.80% मतदान हो चुका है अभी तक। इस वक्त की बड़ी खबर बता दी आपको, 1 बजे तक कितना मतदान प्रतिशत हुआ। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों को बता दें आपको, यहाँ पर लगातार हम आपको बड़े बड़े अपडेट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 बजे तक 37% से ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 54.80% मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक बता दें आपको 39% मतदान हुआ है। अलग अलग राज्यों की स्थिति बता रहे हैं आपको। 1 बजे तक बिहार में 36% मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में किसका पारा किस पर हाई है, कितना कौन किस पर हावी होगा ये देखना होगा। लेकिन 1 बजे तक बता दें आपको, अलग अलग राज्यों का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर में 35% मतदान हो चुका है अभी तक। वहीं झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां पर 43% 1 बजे तक मतदान हो चुका है। दिल्ली में 34% मतदान हो चुका है अभी तक। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दी आपको, लगातार मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर 1 बजे तक 35.69% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 37.23% मतदान हो चुका है। लगातार बता दें हम आपको, सभी राज्यों में चुनाव जारी है। बिहार के मतदान प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 36% मतदान हो चुका है। पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है इनका भी काफी ज्यादा वर्चस्व देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको यहाँ का समीकरण? देखिए, यहाँ पर जो है वो जो दो प्रत्याशी यहाँ पर हैं, सुनील कुमार जेडीयू से हैं और दीपक यादव जो है वो आरजेडी से हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, और दोनों ही जमीनी कार्यकर्ता है दोनों दलों को। लेकिन जहाँ तक वोटिंग प्रतिशत की बात है तो ये काफी धीमा वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जनता जो है मतदान जो है करती है, और अन्य राज्यों में जो पिछले जो 5 चरणों में जो मतदान का प्रतिशत देखा गया है, तो उसी के अनुसार लगभग जो है 6ठा चरण में मतदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अपनी रफ्तार से काफी कम है। और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें अब तक का, तो उससे भी कहीं ना कहीं अभी कम चल रहा है। यानी पिछले जो 5 चरणों में जो मतदान हुआ है लगभग उतना ही प्रतिशत इस बार भी इस 6ठे चरण में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका कोई ऐसा जो है अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है कि जो है इससे किसी दल को लाभ होगा या नुकसान होगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है इस मत प्रतिशत के घटने बढ़ने का अपने अपने तरीके से उसका आकलन और विश्लेषण जो है वो करते हैं। निधन के बाद जो है सुनील कुशवाहा का नाम सामने आया, तो इनके सामने किस तरह की नई चुनौतियां हैं, बीजेपी को यहाँ पर किस तरह से जीत हासिल होगी, इस तरह के तमाम सवाल बने हुए हैं। बीजेपी ने गठबंधन के तहत वहाँ पर जो है सीट जेडीयू को दिया है, इसलिए वहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, और उसका मुकाबला जो है दीपक यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार है उनके साथ हैं, और दोनों जो है स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता माने जाते हैं, और वहाँ के लोगों के बीच में जो है वो अपनी जो हमेशा जो उपस्थिति उनकी रहती है, और पार्टी के करीबी हैं जो ऑफिस बियरर के तौर पे भी जो है उन्होंने वहाँ
पर जो प्रदेश कार्यालय में काम किया है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके जो है जनता के बीच में लगाव और कामकाज को देखते हुए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और वही अगर आरजेडी उम्मीदवार की बात करें तो आरजेडी ने अपने वहां पर जातिगत समीकरण के आधार पर वहां पर अपने प्रत्याशी को दीपक यादव उतारा है, क्योंकि वहां पर जो यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है और वहां पर भारी संख्या में यादव मतदाता जो है वो वहां पर है। इसलिए आरजेडी को लगता है कि अगर जातिगत वोट उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाएगा और उसका लाभ जो है उनको मिल सकता है। महबूबा मुफ्ती अपने आप में एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, लेकिन मियां परिवार से आज तक कोई जल्दी से चुनाव हारा नहीं है। क्या वोटर्स का रुख आपको समझ आ रहा है? कितनी चुनौतियां हैं महबूबा मुफ्ती के सामने, या फिर किस पर ज्यादा दबाव समझ रहे हैं आप? देखा जाए कि दबाव भी जो है वो महबूबा जी की बनाई है, महबूबा मुफ्ती की बनाई है, क्योंकि जो मियां साहब की वोट है वो बुजुर्ग का। मैंने आपको बताया है इससे पहले भी और दोबारा बताना चाहता हूँ कि उनका जो वो वोट का एरिया है वो ज्यादा पड़ता है, तो जो महबूबा जी का एरिया वो जिला अनंतनाग पड़ता है। इस वजह से जो मियां साहब का वोट है वो ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। फिर बाकी तो यही पता चलेगा जब हमें रिजल्ट सामने आएगी। अभी हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां साहब का वोट ज्यादा है इस सीट पे। जी जितेंद्र, जब हम वैशाली की बात करते हैं तो ये हॉट सीट में देखी जाती है। यहाँ पर भूमिहर जो वोटर है वो ज्यादा नजर आता है, उसके बाद क्षत्रिय, राजपूत, तमाम तरह के जो वोटर हैं वो हावी होते हैं। यहाँ का समीकरण आप किस तरह का देखते हैं? देखिए, यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो लोजपा और इसके अलावा आरजेडी प्रत्याशी के बीच है, क्योंकि जो है यहाँ पर गठबंधन के तहत बीजेपी ने जो एलजेपी रामविलास है उनको भी अपने गठबंधन में शामिल किया है और वहां से अपने एलजेपी प्रत्याशी है रामविलास का बीरा देवी को, उसको टिकट जो है वहाँ पर एलजेपी रामविलास ने वहाँ पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। और इसके अलावा आरजेडी ने भी अपने वहाँ पर उम्मीदवार उतारा जिसका नाम है विजय कुमार शुक्ला, जो कि राजद से हैं और ब्राह्मण चेहरा है और आरजेडी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर में थोड़ा बहुत जो ब्राह्मण वोट है वो मायावती के बसपा की तरह बिहार में कुछ प्रतिशत जो है वोट आरजेडी को मिलता है। इसलिए आरजेडी को लगता है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण का थोड़ा बहुत जो है यादव, थोड़ा बहुत ब्राह्मण का अगर समीकरण उसके पक्ष में जाता है तो उसका थोड़ा सा लाभ कहीं न कहीं आरजेडी को मिल सकता है। इसलिए आरजेडी ने वहाँ पर ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। वही बीरा देवी को जो है वो एलजेपी ने उतारा है, जो कि उनके पार्टी के काफी करीबी रही हैं और लंबे समय से रामविलास के टाइम से भी जो है वो उन्होंने एलजेपी के साथ जो है वो रही हैं और यही कारण है कि उनको जो एलजेपी के रामविलास की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। जो कि किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो 8 लोकसभा सीटों पर बता दें आपको 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। देखना होगा कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।